मीडिया बंधुओं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने चुनाव आयोग द्वारा, मुख्य चुनाव आयोग द्वारा आज जारी किए गए आदेश दिनांक 15 अप्रैल के संबंध में बुलाई है। इस आदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने अपने भाषण दिनांक 7 अप्रैल 2019 जो कि देवन सहारनपुर में दिया गया था, उसमें मैंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है और इसलिए चुनाव आयोग हमारे इस कार्य की कड़ी निंदा करता है तथा प्रतिबंधित करता है और चुनाव आयोग संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए ये निर्देश देता है कि 16 अप्रैल 2019 की प्रातः 6 बजे से लेकर अगले 48 घंटे तक कोई भी पब्लिक मीटिंग, पब्लिक रैली, रोड शो, इंटरव्यू तथा मीडिया आदि से पब्लिक में बात करने, चाहे वह चैनल, प्रिंट या सोशल मीडिया आदि हो, रोका जाता है। इसलिए मैं आज पहले ही एडवांस में आप लोगों से मिल रही हूँ। उक्त आदेश में ये कहा गया है कि मुझे देवन सहारनपुर में दिए गए भाषण के संबंध में 11 अप्रैल 2019 को एक शो कॉज नोटिस दिया गया था, जिसका कि जवाब मैंने 24 घंटे के भीतर 12 अप्रैल 2019 को दे दिया था। उसकी जो जवाब दिया उसकी भी कॉपी प्रेस के बाद आपको दे दी जाएगी, जो नोटिस दिया वो भी। आदेश में ये कहा गया है कि हमारे जवाब को देखा और पढ़ा तथा भाषण का वीडियो भी देखा, जिसको देखने के बाद कमीशन संतुष्ट है कि मैंने बहुत ही अति भड़काऊ भाषण दिया है, जिसका भाव व मंशा ऐसी थी जिसमें कि जो पहले से मौजूद आपसी नफरत अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच में मौजूद है, उसे और भड़काने के उद्देश्य से दिया गया है, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, ये उन्होंने कहा। इसी आदेश में कमीशन द्वारा ये भी कहा गया कि मुझे इस तरीके के भाषण जिसमें ऐसी क्षमता हो कि चुनाव में वोट एक तरफा हो जाए, नहीं देना चाहिए था। इस संबंध में मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहूंगी कि आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2019 की कारण बताओ नोटिस में कहीं भी ये आरोप नहीं लगाया गया था कि हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया था। जो उन्होंने नोटिस दिया था उसमें बिल्कुल किधर नहीं लिखा है कि हमने भड़काऊ भाषण दिया था। नोटिस की भी कॉपी आपको देंगे हम। इस संबंध में मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहूंगी कि आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2019 की कारण बताओ नोटिस में कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया था कि हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया था, जिसकी वजह से विभिन्न समुदायों के बीच में पहले से चल रही नफरत और बढ़ जाएगी। कारण बताओ नोटिस में सिर्फ एक ही आरोप लगाया गया था कि हम किसी एक समाज के नाम से वोट मांग रहे हैं। कारण बताओ नोटिस के जवाब में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि हमने अपने भाषण में कहीं भी जाति व धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा है, बल्कि मैंने स्पष्ट तौर से सभी वर्गों एवं धर्मों के लोगों से गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की थी और मुस्लिम समाज से खास तौर से अपील की थी कि आप अपना वोट किसी नातेदार रिश्तेदार के चक्कर में पड़कर बंटने ना दें, जिसका कि स्पष्ट मंशा थी एवं एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर या रिश्ते नातों या नातेदारों के चक्कर में पड़कर अपना वोट नहीं बांटना चाहिए और अपना वोट एक तरफा गठबंधन के प्रत्याशी को देकर बीजेपी को हराना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के जवाब में
मैंने ऊपर लिखी बात को यहाँ जो अभी बताया है, जो मैंने उनको लिख कर दिया, इस बात को पुनः स्पष्ट किया था कि पूरे भाषण में मैंने कहीं भी किसी प्रकार से धार्मिक भावनाओं को भड़काया नहीं है और ना ही किसी धर्म के प्रति कोई बयान दिया है जिससे कि वातावरण खराब हो। अपने जवाब में मैंने ये भी लिखा कि भाषण की कोई सीडी मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो मुझे उन्होंने जवाब मांगा तो सीडी तो देनी चाहिए थी। मैंने अपने जवाब में ये भी लिखा कि भाषण की कोई सीडी मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है तथा यह अनुरोध किया था कि पूरे भाषण को सुना जाए, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने किसी एक समाज व धर्म के लोगों से वोट नहीं मांगा है, बल्कि सर्व समाज से वोट देने की अपील की है। इन सभी बातों को पूर्ण रूप से नजरअंदाज करके आज चुनाव आयोग ने दोपहर बाद अचानक एक आदेश दे करके दिनांक 16 अप्रैल 2019 यानी कि कल सुबह 6 बजे से मेरे ऊपर 48 घंटे का हर प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके अंतर्गत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जो इस देश के हर नागरिक को एक मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है, उसमें हमें वंचित किया जा रहा है, और वह भी बगैर किसी व्यक्तिगत सुनवाई के। या तो मुझे सुनना चाहिए था, वह भी बगैर किसी व्यक्तिगत सुनवाई के तथा बगैर कोई साक्ष्य सीडी वगैरह दिए हुए। संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा स्पष्ट रूप से हर नागरिक को मूलभूत अधिकार दिया गया है कि उसको कहीं भी आने जाने से तथा अपनी बात रखने से वंचित नहीं किया जा सकता है। परंतु यहाँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक ऐसा अभूतपूर्व आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत संविधान में दिए गए इन मूलभूत अधिकारों से मुझे पूर्ण रूप से गलत आधारों पर बगैर किसी सुनवाई के असंवैधानिक तरीके से तथा क्रूरता पूर्वक वंचित कर दिया गया है। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के इतिहास में हमेशा के लिए काला दिवस के रूप में ही जाना जाएगा। जल्दबाजी में लिए गए इस निर्णय को, जो कि स्पष्ट तौर पर किसी दबाव में आकर लिया गया ही प्रतीत होता है, इसको इस देश का गरीब, खासकर इस देश का गरीब, मजलूम, असहाय, शोषित एवं वंचित समाज कभी भी भुला नहीं पाएगा। इस आदेश के पीछे छुपी हुई मंशा स्पष्ट है कि हम बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के रूप में ऐसे समाज के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील ना कर सके। ये सब बातें इससे और भी स्पष्ट हो जाती हैं कि भारत निर्वाचन आयोग को ये भली भांति ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में जो दूसरे चरण की पोलिंग है वह 18 अप्रैल को है और उसके प्रचार का अंतिम समय कल 16 अप्रैल को 5 बजे खत्म होता है। और हमारी आगरा की जनसभा, जिसकी की पूर्व में ही लिखित अनुमति ली जा चुकी है, कल दिनांक 16 अप्रैल को आगरा में निर्धारित थी। इस आदेश का नतीजा ये है कि आगरा, फतेहपुर सीकरी एवं मथुरा के लोगों से जो कल हम अपनी आगरा में होने वाली रैली में बहुजन समाज पार्टी एवं गठबंधन के प्रत्याशियों से संबंधित वोट देने की अपील करने वाले थे, उसे ना कर सके। यही मकसद है। मैं इसलिए इस बात को जोर देकर ये कह रही हूं, क्योंकि अगर भारत निर्वाचन आयोग की कोई ऐसी मंशा नहीं थी तो कल, जो कि दूसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिवस है, तो उस दिन से इस आदेश को लागू ना किया गया होता, बल्कि इसको एक दिन बाद से लागू किया जा सकता था। जहां तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के संबंध में
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया आदेश की बात है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह पार्टी के अध्यक्ष नहीं है जैसे कि मैं हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं श्री नरेंद्र मोदी को भारत निर्वाचन आयोग ने खुली छूट दे रखी है कि वह विभिन्न समुदायों में नफरत फैलाते रहें और इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते रहें। पर अफसोस कि भारत निर्वाचन आयोग ने श्री नरेंद्र मोदी एवं श्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेताओं द्वारा दिए गए भाषण को सुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह इस मामले में अपने कान व आंख दोनों को ही इन्होंने बंद कर लिया है। भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर चुनाव में दिए गए भाषणों व सुनी हुई बातों से यह आम जनता तय करती है और मन बनाती है कि किसको वोट देकर चुनना है और किसको बाहर का रास्ता दिखाना है। ऐसी स्थिति में इस तरह के आदेश को अचानक पारित किए जाने के कार्य को लोकतंत्र की हत्या नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। परंतु मुझे अपने समर्थकों एवं अनुयायियों पर पूर्ण रूप से विश्वास एवं भरोसा भी है कि वह भारत निर्वाचन आयोग के इस आदेश के पीछे छुपे हुए उद्देश्य को जरूर समझेंगे और अब आने वाले हर चुनाव की तारीखों में पहले से ही ज्यादा जागरूकता के साथ एक तरफा बगैर डरे हुए या बगैर परेशान हुए अपना वोट निडर होकर बहुजन समाज पार्टी तथा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को देकर भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने का कार्य करेंगे। और हमारी आवाज की जगह अब ये सब लोग मेरी आवाज स्वयं बनकर अपनी बात समाज के बीच में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे तथा यही सही मायने में भारत निर्वाचन आयोग के इस असंवैधानिक और गैर कानूनी आदेश का जवाब होगा। मैं कल आगरा में होने वाली रैली के संबंध में भी अपने सभी समर्थकों से यह अनुरोध करती हूं कि वह निश्चित समय से पहले ही रैली स्थल पर जरूर पहुंच जाएं, जहां पर निर्वाचन आयोग के असंवैधानिक आदेश के कारण मैं तो उपस्थित नहीं रहूंगी, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा हमारे संदेश के रूप में भी आपके समक्ष हमारे संदेश के रूप में वो जरूर वहां पर उपस्थित होंगे। मैं तो नहीं दे पाऊंगी संदेश भी, लेकिन जो जाएंगे वो ही मेरा संदेश है। वो मेरी ओर से तो नहीं, वो खुद भी तो अपनी बात रख सकते हैं, सबके थोड़ी ना मुंह बंद कर लेंगे। और इसलिए सभी लोग कल की रैली में और भी ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, जहां पर कि गठबंधन के वरिष्ठ नेता गणों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव तथा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह भी जरूर मौजूद रहेंगे और महागठबंधन से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण बातें जनता के अपने अनुयायियों के सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पूरा देश ये जानता है कि केंद्र में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल में हर मोर्चे पर बुरी तरह से विफल रही है, जिसकी वजह से अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में इनको जनता को जवाब देना अब बहुत मुश्किल हो रहा है, जिनसे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब इस चुनाव में बीजेपी के सभी छोटे बड़े नेता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष व खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी खासकर पुलवामा में हुए आतंकी हमले में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, एक तरफ इनको बनाने में लगे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। जबकि पूरा देश ये जानता है कि बीजेपी हर चुनाव में जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़का के अपने पक्ष में हवा बनाने का पूरा पूरा प्रयास करती है, जिसके तहत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं में खासकर अली व बजरंग बली की बात करके लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का पूरा पूरा प्रयास किया है। इसकी शुरुआत मैंने नहीं की थी, खुद योगी जी ने की थी, जिससे जनता थोड़ी गुमराह भी होने लगी थी। ऐसी स्थिति में खासकर कमजोर वर्गों के लोगों को गुमराह होने से रोकने के लिए तथा चुनाव आचार संहिता का भी पूरा पालन करते हुए फिर मुझे मजबूरी में अपनी एक चुनावी जनसभा में ये बताना पड़ा, जिसको आज मैं मीडिया के माध्यम से फिर से यहाँ दोहराना चाहती हूँ। मैंने अपनी चुनावी जनसभा में ये कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दो धर्मों के बीच में अर्थात अली व बजरंग बली की आड़ में नफरत पैदा करके चुनाव को जीतना चाहते हैं, तो इनके बहकावे में जनता को कतई भी नहीं आना है। जबकि इन दोनों के बारे में हमारा ये मानना है कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं। ये मैंने कहा अपनी चुनावी जनसभा में, वही बात मैं आपके सामने रख रही हूँ। जबकि उन दोनों के बारे में हमारा ये मानना है कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से हमारे लिए कोई भी गैर नहीं है। इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए, और खासकर हमें बजरंग बली इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की दलित जाति से ही जुड़े हैं और इनकी जाति की खोज मैंने खुद नहीं किया है, बल्कि खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी ने ही किया है। और उन्होंने ही खुद जनता को ये बताया कि बजरंग बली बनवासी व दलित जाति के ही हैं, और इसके लिए वैसे मैं इनकी बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि इन्होंने हमारे वंशज के बारे में हमें ये खास जानकारी भी दी है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अब हमारे साथ अली भी हैं इस चुनाव में और बजरंग बली भी हैं, और इसके साथ साथ यहाँ दुखी व पीड़ित अन्य पिछड़े वर्ग एवं अपर कास्ट समाज के लोग भी हैं, जिनके गठजोड़ से अर्थात सर्व समाज के गठजोड़ से हमें इस चुनाव में काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है। और अब मेरा पुनः यही कहना है कि वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश में भी योगी को ना अली का और ना ही मेरी जाति से जुड़े बजरंग बली का तथा ना ही यहाँ दुखी व पीड़ित अन्य पिछड़े वर्ग एवं अपर कास्ट समाज का ही वोट मिलेगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश में यहाँ बजरंग बली की जाति से जुड़े हमारे दलित वर्ग के लोग इनको बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि अब हमें इनके साथ साथ यहाँ इस चुनाव के अन्य सभी वर्गों व सभी धर्मों का भी वोट मिल रहा है, जिनसे हमारी पार्टी धर्म व जाति के नाम पर कभी भी वोट नहीं मांगती है, बल्कि उनके विकास व उत्थान के नाम पर ही केवल उनसे वोट मांगती है। अर्थात हमारी पार्टी बीजेपी की तरह कभी भी धर्म व जाति के नाम पर घिनौनी राजनीति नहीं करती है, जैसा कि हर चुनाव में बीजेपी के लोग करते हैं और अभी भी इस चुनाव में कर रहे हैं, जिसकी खास वजह से ही आज मुझे फिर से मजबूरी में यहाँ अली व बजरंग बली के प्रकरण को लेकर मीडिया में ये सब कुछ कहना पड़ रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश सहित पूरे दो अलग अलग धर्मों के लोगों से वोट बांटने की अपील नहीं की थी, बल्कि एक ही धर्म के अर्थात मुस्लिम समाज के ही दो उम्मीदवारों से, मुस्लिम समाज के ही अलग अलग पार्टियों के दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार के लिए ही वोट देने की सलाह दी थी। यहाँ दो धर्म की बात नहीं है, मैं इस बात को फिर दोहराती हूँ।
और मुख्य चुनाव आयोग को भी बताना चाहती हूँ यदि वो मेरी बात सुन रहे हो तो। इसके साथ ही देवन की रैली में भी मैंने 2 अलग अलग धर्मों के लोगों से वोट बांटने की अपील नहीं की थी, बल्कि एक ही धर्म के अर्थात मुस्लिम समाज के ही 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार के लिए वोट देने की सलाह दी थी, ताकि इनका वोट ना बढ़ सके और फिर बीजेपी के उम्मीदवार को आसानी से हराया जा सके। इसलिए ये 2 धर्मों के बीच में नफरत फैलाने की बात में कतई भी नहीं आता है। ये जो कहा गया कि मैं नफरत फैला रही हूँ, यदि 2 धर्मों के उम्मीदवार होते तो बात आती है समझ में। वो तो एक ही धर्म के थे और ना ही ये चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने के दायरे में ही आता है। इसी प्रकार यदि एक जाति के 2 अलग अलग पार्टियों से एक ही जाति के 2 अलग अलग पार्टियों से उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और एक ही जाति के हैं और उन्हें खासकर बीजेपी के उम्मीदवार को हराने के लिए ये कहा जाता है कि आप लोग अपना वोट नहीं बांटेंगे, बल्कि उस उम्मीदवार को एक तरफा अपना वोट देंगे जो बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव हराने में सक्षम है। इसलिए ये भी जाति के आधार पर वोट मांगने के अंतर्गत नहीं आता है और ना ही इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है। अर्थात इस मामले में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तब माना जाएगा जब 2 उम्मीदवार अलग अलग जाति के हैं या फिर अलग अलग धर्म के हैं, जबकि सही मायने में पूरे देश में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बीजेपी के सभी छोटे बड़े नेता, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। और खासकर श्री मोदी को तो मुख्य चुनाव आयोग ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ये कहा है कि इनको अपनी चुनावी जनसभा में सेना का किसी भी रूप में इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही अन्य किसी और पार्टी को भी करना है। लेकिन यह खास ध्यान देने की बात यह है कि फिर भी लगातार श्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी न किसी रूप में अपनी चुनावी जनसभाओं में सेना का अभी तक भी लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर मुख्य चुनाव आयोग की नजर नहीं जाती है। जबकि इस मामले में इनकी भी चुनावी जनसभाओं में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर इनको रोक लगानी चाहिए थी और शायद इसी को ही लेकर ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए वे अपने बचाव में कल से 48 घंटे के लिए मेरी चुनावी जनसभाओं को करने पर तो मुख्य चुनाव आयोग ने तो रोक लगा दी है और दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम पर भी कुछ घंटों की रोक लगा दी है। लेकिन इस मामले में जो असली अपराधी है, जिसने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, उसके विरुद्ध अर्थात पीएम श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अभी तक भी मुख्य चुनाव आयोग की इनको नोटिस जारी करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। इससे मुख्य चुनाव आयोग की दलित विरोधी मानसिकता साफ नजर आती है। अर्थात श्री नरेंद्र मोदी व योगी एंड कंपनी के लोग कुछ भी बोल दे तो वह जल्दी से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपनी कमियों को छिपाने के लिए जबरन आज मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। ऐसी स्थिति में जो मुझे कल आगरा की संयुक्त चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए जाना था, वहां मैं कल मुख्य चुनाव आयोग की दलित विरोधी मानसिकता होने की वजह से नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन कल ये संयुक्त रैली आगरा में जरूर होगी, जिसमें गठबंधन के, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन इस रैली में हमारे गठबंधन के प्रमुख सहयोगी अर्थात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव व आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह भी तथा बीएसपी की ओर से
हमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को पूरी भरपाई मैं आगे चलकर जरूर कर दूंगी, यदि हमें केंद्र में अपनी सरकार बनाने का मौका मिल जा रहा है। और इसके लिए आज मैं एडवांस में ही आगरा व फतेहपुर लोकसभा की सीट के लोगों से ये कहना चाहूंगी, केंद्र में हमारी सरकार बनने पर फिर मैं सबसे पहले आगरा व फतेहपुर लोकसभा की सीट के लोगों को यहाँ आगरा पहुंचकर खुद इस बात के लिए आभार प्रकट करने के लिए आऊंगी कि इन्होंने चुनाव आयोग के जातिवादी रवैये का मुकाबला करके फिर भी यहाँ अपनी इन दोनों सीटों को जिताया है। अर्थात सरकार बनने की स्थिति में फिर सबसे पहले मुझसे मिलने का सौभाग्य यहाँ आगरा व फतेहपुर लोकसभा की सीट के लोगों को ही मिलेगा। और अब मेरा यही कहना है, इन दोनों सीटों के क्षेत्र के लोगों को, बीएसपी के उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इनको ये जरूर कामयाब बनाना है, इनको जिताना है। इस पुरजोर अपील के साथ ही मीडिया के माध्यम से, वैसे तो मैं कल भाषण देती, कल अपनी बात रखती, लेकिन कल प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए मैंने समय का सदुपयोग करते हुए तो आज ही मैंने तो आगरा और फतेहपुर सीकरी के क्षेत्र के लोगों से, गठबंधन के, खास तौर से बीएसपी के जो उम्मीदवार वहां चुनाव लड़े हैं, तो उनको जिताने की, वहां की जनता से उनको जिताने की मैं पुरजोर अपील करते हुए, और बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, तो हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर, क्योंकि जो मेरी चुनावी जनसभाओं में भीड़ हो रही है उसको लेकर इनकी नींद उड़ी हुई है, खासकर विरोधी पार्टियों के और बीजेपी के। वो बड़े दुखी हैं कि ये क्या हो रहा है ये। अब उनको और तो कोई कैसे रोके मायावती को, तो उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग का सहारा लिया। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र में ये संविधान की गरिमा के खिलाफ है। और मैं ये चाहूंगी कि मुख्य चुनाव आयोग ने ये जो गलती की है तो इसके ऊपर हो सके तो पुनर्विचार कर ले, नहीं तो इसका जवाब तो देश की जनता इनको जरूर देगी, चुनाव में देगी, और बीजेपी वालों को भी इसकी सजा देगी। तो इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। देखो, आज की जो प्रेस है जिस मकसद से बुलाई है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप विषय को डाइवर्ट ना करें। आप इससे संबंधित कुछ और पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं, और ये सवाल आप पूछना चाहते तो इसके लिए मैं अलग से प्रेस बुला लूंगी। कल नहीं, कल तो आप भी फंस जाएंगे फिर 48 घंटे निकल जाने दो। धन्यवाद। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।